this discussion is now over. Question number 16. पेपर छपापापटल ऊपर रखा हुआ है। Sir, the Naxal menace is now an important national concern, and it is time that the government of India takes more responsibility on itself. The huge expenses on the deployment of the Central Police Forces, CRPF, in the anti-Maoist operation should not be charged to the state's government. I would like to know from the Honorable Home Minister whether the central government is now willing to waive off the charges to the state governments for deployment of Central Police Forces in the anti-Maoist operations in the respective Naxal-affected states. Thank you. सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि सैन्य बलों का खर्च राज्यों पर डाला जाता है, मैं इसके बारे में हमारी नई सरकार आने के बाद नक्सल निशान निपटने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी एंड गृह मंत्रालय ने उसको प्राथमिकता से लिया है और उसको मिशन मोड की तरह इसको निपटने के लिए तैयारी की है। ये विषय हम सबके लिए चिंता का विषय है। सरकार इसके बारे में स्पष्ट नीति है जिसमें सुरक्षा, विकास एवं जन जागृति की तमाम स्तरों पर कार्य करता है। सुरक्षा बलों की जो भी राज्यों को जरूरत पड़ती है उसके लिए हम सभी सहायता करते हैं। सुरक्षा के बारे में हिंसा प्रभावित जो स्टेट है उनको केंद्रीय हथियारबंद सुरक्षा बलों की मदद करना, पुलिस को मजबूत करना, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर देना, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाना, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बनाना, ये सबके लिए केंद्र सरकार पैसा देती है। विकास के लिए खास ध्यान रखा गया है क्योंकि एरिया में विकास कम हुआ, इसलिए ये हिंसा की घटना बनती है, तो हमने विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लान बनाया और जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हर डिस्ट्रिक्ट को 30 करोड़ रुपया देते हैं। आज तक सेंटर की ओर से 9,050 करोड़ की राशि दी गई है। आरपी जो रोड का काम है तो आरपीपी रोड रिक्वायरमेंट प्लान में फेज 1 में हमने 7,300 करोड़ रुपया इन डिस्ट्रिक्टों को दिया है। 5,034 डिस्ट्रिक्ट में 5,477 किलोमीटर का जो रोड बनाना था उसमें से 3,300 किलोमीटर रोड बन गए हैं और अभी जो 2,200 किलोमीटर का रोड बाकी है वो मार्च 15 तक हम पूरा कर देंगे। Thank you. Second supplementary, please. सर, please. मेरा प्रश्न मंत्री जी को ये था कि is the central government willing to waive off the charges of the CRPF deployed in just the one minute. 1 minute. The honourable minister would like to. सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा था कि राज्यों में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज डिप्लॉय की जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर, तो क्या केंद्र सरकार पूरा का पूरा खर्च वहन करेगी? अभी तक राज्यों में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज डिप्लॉय की जाती हैं उसके खर्च की जिम्मेदारी ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होती है, लेकिन प्रारंभ से ही ये व्यवस्था चली आ रही है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज यदि डिप्लॉयड होती हैं स्टेट्स में तो स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर ही डिप्लॉयमेंट उनका किया जाता है और इसलिए खर्च भी ये स्टेट गवर्नमेंट ही वहन करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वह खर्च वहन नहीं किया जाता। Thank you. Second question. Sir, the Naxal affected states have different surrender policies for the Naxals in the respective states. This disparity often impacts negative effect on the surrender of the Naxals. Since the Naxal menace is an important national concern, will the government of India consider having a uniform surrender policy for the Naxals and make attractive rehabilitation settlement schemes to encourage surrender of Naxals pan-India in the Naxal affected states? अध्यक्ष महोदय, जो सरेंडर और रिहेबिलिटेशन की जो योजना हमने बनाई है उसमें 1/4/2013 से नई योजना की है। उसमें जो कैडर उच्च कैडर के सरेंडर होते हैं उनको 2.5 लाख रुपये देते हैं केंद्र सरकार और मध्यम और नीच के कैडर के लिए 1.5 लाख रुपये देती है। 3 साल तक उसका फिक्स डिपॉजिट होता है। 3 साल तक उसको 4,000 प्रति मास रोजगार और शिक्षा के लिए स्टाइपेंड दिया जाता है
और जो सरेंडर होता है उसको ट्रेनिंग लेना हो, कोई कारपेंटर इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेनिंग लेना है उसका भी सहायता हम करते हैं। सरेंडर के टाइम जो हथियार और गोला बारूद की जो सहायता है वो वापस देता है, उसका भी मुआवजा हम देते हैं। Shri Sharad Yadav, no supplementaries on supplementaries, please. Please, sir. अध्यक्ष जी, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और सवाल करना चाहता हूं कि जो नक्सल प्रभावित इलाका है वो ट्राइबल इलाका भी है और इस देश की सारी खनिज संपदा वहीं है और इस खनिज संपदा के दोहन के चलते उनकी जिंदगी इतने बड़े पैमाने पर तबाह हुई है कि ये नक्सल कहीं पैदा हुआ तब है यहाँ। इसलिए इन लोगों का जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनका देश में किसी तरह की आवाज़ नहीं। हर तरह के तबके की आवाज़ है, दलित की आवाज़ है, किसान पिछड़ों की आवाज़ है और जो सिस्टम व्यवस्था चलाते हैं उनकी भी आवाज़ है। लेकिन देश में अकेले ट्राइबल लोग हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं है। जो आप फोर्स और पुलिस और सारी चीज़ों से जो डील कर रहे हैं वो तो एक जरूरी बात है, लेकिन यदि इसका एक व्यापक सम्मेलन बुलाएं जो ट्राइबल एरिया में राजनीतिक पार्टियों से वास्ता रखते हैं, बड़े पैमाने पर आपको बीजेपी में और हमारी पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में ट्राइबल एरिया में बहुत लोग हैं, इसलिए इसका सम्मेलन बुला करके एक तरह से जो मुख्य धारा में है, लोकतंत्र लोकशाही को मानते हैं, उन लोगों का यहाँ सम्मेलन बुला करके इस समस्या के समाधान का उनसे विचार पूछिए। थैंक यू। उनसे जानकारी पूछिए, तब कहीं ये सारी चीजें जो इतना खर्च हो रहा भारत सरकार का वो उसमें कमी भी हो सकती है, इसको डील करने का भी रास्ता बन सकता है। थैंक यू। वो मान रखेंगे और आगे सोचेंगे। डॉक्टर नचियप्पन। मैं बीच में नहीं रोकना चाह रहा था। Sir, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala are taking proactive steps and they are preventing any left-wing extremists being entering into their state, and very often they are having a joint patrolling and other things. Whether the government of India is giving the additional central assistance for these type of proactive actions taken by the state governments. मैं पहले ही मेरी बात में बताया कि जो सहायता हम करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज भी करते हैं और डेवलपमेंट का जो खर्चा आता है वो भी हम उठाते हैं, रोड का भी हम उठाते हैं, सैन्य का ट्रेनिंग स्कूल बनाते हैं तो उसका भी खर्चा हम उठाते हैं और भविष्य में कोई भी ऐसी चीज आएगी तो हमारे ध्यान में लाएंगे। श्री बसवराज पाटिल। जी, आंकड़ा बताते हैं 2010 से 2014 तक बड़ी मात्रा में इसमें कमी आई है। एक प्रकार का नियंत्रण सरकार का आया है, परंतु जैसे अभी बताया गया केरल और कर्नाटक ये दो राज्यों के बारे में यहाँ पर उल्लेख नहीं है, लेकिन सरकार काफी इसमें मेहनत करके इसे रोकने की कोशिश कर रही है। क्या इन राज्यों के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी है तो सरकार बताए। हमारे पास जब हम सभी डिस्ट्रिक्ट का आकलन करते हैं और स्टेट का आकलन करते हैं, हर 15 दिन डीजी और चीफ सेक्रेटरी के साथ भी बात करते हैं। जब भी हमारे पास ऐसा कोई मुद्दा आता है तो हम हर 15 दिन में मीटिंग करते हैं। पिछले 2 महीने में 3 बड़ी मीटिंग की। जो नक्सलवाद प्रभावित एरिया है उसमें हमारा गृह मंत्री राजनाथ सिंह की आगेवानी में 6 केंद्रीय मंत्री और 2 मुख्यमंत्री आए थे और सभी प्रकार का कम्युनिकेशन, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन, आश्रमशाला सभी चीज़ों का आकलन करते हैं और कोई ऐसा लगता है कि एरिया में ऐसी कोई आईबी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है तो उसके ऊपर सोचकर वो प्रभावित जिला की मदद करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। Questioner not present, let the answer be given. I'm sorry, I can't take more than 3 supplementaries. I have to
I have to rotate supplementaries, please. Dr. Keshu Rao, you are a very senior member. You understand the problem. Please, please, let the answer be given first. Sir, the Chairman, sir, a statement is laid on the table of the House. Right. Shri Ramalingam. Chairman, sir. Sir, due to Plant Protection Code, effect from 1st April 2014 by the Tea Board, it is affecting not only the industrialist and also the small farmers also. By procurement, the Tea Board are now rejecting 50% of the leaves to the small farmers. So, can the minister got any idea to supply that is non-harmful pesticide under full subsidized to the small farmers? Until then, this implementation of the plant code can be stayed. Chairman, sir, the implementation of the code actually has been staggered for the convenience of the small growers. From 1st April 2014, it was supposed to have been implemented. On the request of the small growers and the industry, it was extended till September 2014, and subsequently, it is only from 1st January 2015 the implementation has commenced. The Honourable Member's suggestion has been given. We'll see what we can do about it, but the implementation is done after building quite a lot of awareness. Among them, 455 workshops have been held, and therefore at this stage, I shall only consider the member's suggestion. Thank you. Shri T.K. Ragnarajan. Question about the small growers. See, in Nilgiri districts, in other areas, the real people who are affected are small growers, tea growers. So I request the government, what is the protection you are going to give for small growers? Are you thinking of giving any other incentive for these growers? So first of all, this plant protection code is for the best practices that farmers can adopt. The tea growers using pesticides, best practices are being brought in through the code, and also trying to make sure that the industry is conscious that by using chemicals, their export possibilities are going to be reduced and not enhanced, for which the best practices are being propagated through the various workshops. So the protection that you can offer for a small grower is more in bringing greater awareness and also helping them to identify such formulations which can help them to have less chemicals and more organic pesticides and fertilizer. Please. No, let the answer be concluded. Please, this is not your question. Please, Mr. Ramalingam. Please. That is the problem. Now that is only available in India. Please. We have been subsidizing. This is not your question. So there is no subsidy. This is not going on record. Thank you, Chairman, sir. I'm trying to assure the members on the concerns of the small growers, and the growers together with the plantation organizations, together with the tea board, are working to find more formulations which can help them. Yes, there can be much more. There are only about 33 on which the current tea board is working on, of which 10 have been given certified, labeling authority by the FSSAI. There can be more formulations, but that doesn't today mean that we go about saying that we don't have substitutes, so what are we doing? We are definitely spending a lot of time with small farmers, small tea growers, and ensuring the pesticides residue is at acceptable minimum level, and that's where I think the emphasis is being placed now. Shrimati Vijala Stayanath. Thank you very much, sir. My great concern is now the tea growers per kilo, they are given ₹9 for every kilo. They are giving, they are getting ₹9 only, whereas the manufacturing cost is about ₹70, and the tea is now in the market, it is sold for ₹120. So the Tamil Nadu government is provides a subsidy, an additional subsidy of
rupees 2 per kilo for the tea growers. And I wanted to know from the government of India whether, because Amma gives additional, she has planned with a 4 vision, she has planned a fund which she has created for the benefit of the tree growers. Is there any such plan with the government of India to protect the farmers, the tea growers of Tamil Nadu especially? Chairperson, sir, as regards subsidy for tea production, it is for organic, matlab, for conversion from regular production to organic production, there is of course a subsidy given. And that is only in as much as converting from regular production to organic production. But to protect small farmers, of small tree growers, I underline the fact that this effort through the plant protection code is more from the point of view of better product cultivation by use of better inputs. And therefore, that is also one of the ways in which you're protecting the interest of small tea growers. Thank you. Question number 18. Questioner not in the House, let the answer be tabled. A statement is laid on the table of the House. This is a Rajasthan specific question. Any supplementaries? Mr. Vijay Goel. अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने शुरू में जवाब दे दिया कि इंडस्ट्री इज ए स्टेट सब्जेक्ट, पर नीचे लिखा जाता है कि इन द नॉन एमएसएमई सेक्टर 119 यूनिट्स फाइल्ड देयर इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम विद द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोजिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 228.36 करोड़। तो मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है? और जैसे उन्होंने कहा कि ऊपर 21.58 करोड़ रुपया उन्होंने रिलीज किया फॉर स्टेट ऑफ राजस्थान अंडर असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो ऐसी कौन सी स्कीमें हैं जो कि रोजगार बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को मदद दी जाती है इंडस्ट्री के लिए? ऐसी कौन कौन सी स्कीमें, मैं ये जानना चाहता हूँ ये, क्योंकि जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एमओयू कर रहे हैं तो इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ना कोई रोल तो जरूर होगा। Chairperson, sir, first of all, these funds which are being given under 2 or 3 schemes, aside for one, and the other one is on the through the industries department, are one for creation of infrastructure which will help further exports, and two for improving the facilities for modernizing technology. So both the examples or the figures that I've given in answer to the first section of the question is for infrastructure development under aside, and the second one is for promotion of modernized methods of production and for technology upgradation. But if central government role is for non-MSME units is only as much as registration is concerned, and therefore the role of the central government is limited to the extent of modernizing or for upgradation of infrastructure. When there is no role of central government, there is a need of registration. Right. When sir, just let me very quickly expand on that. In establishment of industries, there is no role. That is where the state government's role. That's what has been highlighted in it. Question number 19. Let the answer be given. Sir, a statement is laid on the table. Thank you. Any supplementaries? सर, हमारे देश में जो बौद्धिक संपदा है, खास तौर से चाहे वो अद्वियात के मामले में हो, औषध के मामले में हो, या एग्रीकल्चर से और किसानी से जुटा हुआ, जितनी रक्षा और उसकी हिफाजत हमारी देश की एजेंसियां करती हैं, वो यकीनन काबिल तारीफ है। लेकिन इन दिनों जो कुछ पढ़ने में, कुछ सुनने में आ रहा है, और जो हालात हैं, खास तौर से यूनानी और आयुर्वेदिक, और वो चीज़ें जो हमारे मुल्क के दिलो दिमाग मिलकर तैयार करते हैं, तो क्या जो दूसरे ममालिक हैं, उन ममालिक में
के लोग या उन ममालिक की एजेंसियां हमारे देश की बौद्धिक संपदा पर किसी तरह का कोई कब्जा कर रही हैं या हमारे देश की प्रॉपर्टी पर अपनी मोहर लगा रही हैं क्या? Thank you. Let me assure you, Chairperson sir, that no such impact, if I've understood the expression correct, no such impact or pressure is being put on us on anything to do with intellectual property of this country. Thank you. दूसरा सवाल. अब इससे मुताल्लिक जो भी इंतजामात हैं या जो उसके व्यवस्था और रख रखाव के लिए जो हमारी सरकार की नीति और स्कीम है, इस पर क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं या इसको और बेहतर बनाने के लिए कोई सरकार की ठोस नीति है जिससे आगे कोई इस तरह की बात न हो सके? Again, I wish to assure the honorable member through you, Chairperson sir, that there is no such pressure on Government of India. Of course, in order to protect our national interest, in terms of our intellectual property rights, as is well announced and is in public domain, we have formed a think tank who have drafted a policy for this country. A draft policy has been made, which is also put in the public domain, for which views from the public or anyone concerned or all stakeholders have been elicited. These opinions are also drawn through the public domain. This think tank would be working on it and giving us, after incorporating the suggestions which have come from the public or the stakeholders, the draft policy will be given, submitted to the government, and the government would obviously consult all ministries to ensure that there are no gaps in the protection of intellectual property rights of this country. And we again assure you, this is being done in a very transparent way. There is no pressure on us. Shri VP Singh Badnor. Sir, on the IPR, one of the biggest issue with the US has been the software. Now the software industry is one of those which we and they have a problem with. And that is the only issue which really comes about. Can you throw light on, because what this question, although it has not really been explained, is on the software. And there are issues which have always been there about the software usage, IPRs, and what they are doing and what we are doing. So can you throw light on this? It must be on this that this question has been raised. I'm not sure on which that question has been raised, but the answer is that we are under no pressure, and in an open and transparent way, we want to have a broader policy formed. Already all of us are conscious that the framework of law in this country is very robust to protect the Indians' copyright or any other intellectual property related matter. Software or anything else, for instance pharmaceuticals or any such, are very much areas in which intellectual property in India is high and meets intellectual standards of world over. And therefore, I wouldn't want this debate to be confined to any one particular area, but let me assure you through the Chairperson, Chairperson sir, through you, I wish to assure the House that in each of the area, the think tank has also gone into great details to look into how to formulate the policy, and we shall ensure Indian interest is kept high on board. Shri Rajiv Gowda. Sir, the Minister must be aware of reports that neem, basmati, many other traditional Indian items are being patented in the United States. If the government is under no pressure, let me ask the Minister to be assured that the House would be happy to put pressure on the government to take action, to follow up on these kinds of issues, to ensure that Indian traditional knowledge is not patented by others and that our heritage is protected going forward. Absolutely, sir. There is absolutely no doubt, or it is not left in the grey area. Indian traditional knowledge is part of also what the think tank is working on, and the ministry is very seized of the matter, and the House can be assured through you, sir, that every aspect of intellectual property rights is being taken care of. Shri Anand Charu. Sir, the Minister's assurance is welcome.
I would like to specifically ask with regard to our discussions with the United States of America, both during the Prime Minister's visit and during the Trade Policy Forum meetings. The US has a very strong lobby which is putting pressure on India in case of pharmaceuticals to go beyond the TRIPS agreement, and that is exactly what is a matter of concern, because our intellectual property laws are entirely in sync with the multilateral TRIPS agreement of the WTO. Now, we were a bit concerned when we read the reports that the government of India and the government of United States of America have agreed to set up a joint task force on this subject, on the IPR issues. I would like the Minister to clarify whether we are discussing the pharmaceuticals, particularly with regard to the TRIPS Plus issues, or what are the terms for this joint task force, if you would like to clarify. So first of all, let me assure you that there are no new task force being formed. Under the Trade Policy Forum, a mechanism which has existed since 2010 is what is continuing even today. And in that, through that, discussions are being held, and therefore, as the former minister himself has very clearly said, that our laws and our IPR regime are TRIPS compliant. There is no proposal to amend anything to do with the Indian Patent Law, Patent Act, including issues related to pharma. So absolutely, there is nothing for us to have to state it up front here, but our laws are TRIPS compliant, and there are no proposals to amend anything to do with the Indian Patent Act. Thank you. Question number 20. आदरणीय सभापति महोदय, Thank you. Let the answer be given. क्या सर, उत्तर सदन के पटल पे रखा गया। रख दिए हैं, तब बोलूं। अब आप सप्लीमेंट्री पूछिए। हाँ। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बहुत ही आदरपूर्वक पूछना चाहती हूँ। वैसे तो आपने उत्तर देने का प्रयास किया है, लेकिन ये संतोषजनक नहीं है, चूँकि जून 2014 में $107.40 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का दाम था। वर्तमान में यह $50 से कम पर आ गया है, और तब जून 2014 में पेट्रोल की कीमत 71.51 पैसे प्रति लीटर, अब यह दर 57.31 पैसा है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में आधे से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है, तो देश में उपभोक्ताओं को जब कम दर पर पेट्रोल और डीजल तेल कंपनियां देने का निर्णय ली, तो उसी समय सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क बढ़ाकर जनता को लाभ से वंचित कर दिया गया। उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए क्या फार्मूला है? क्या जब इच्छा हो उत्पाद शुल्क मंत्रालय बढ़ा देगा? क्या यह जनता के लिए आपका सही कदम है? सभापति जी, ये बहुत एक रोचक तर्क है इन दिनों में देश में कि जिस मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दाम की गिरावट हुई है, भारत की उपभोक्ताओं को उसी औसत में क्यों हम लोग मूल्य उनके लिए तय नहीं करते हैं। इन दिनों में बहन सदस्या जी ने बहुत सही जानकारी दिया सदन को कि पिछले साल भर में एक समय पे ये $107 था। मैं उसके आगे कहूंगा, एक समय ऐसे ही आया जब इराक की क्राइसिस हुई, तब ये 111 तक पहुंचा। ऐसे एक समय $50 सिर्फ नहीं, जनवरी 14 में ये घट के 43.36 तक भी हुई थी। उस औसत में हम लोग उपभोक्ताओं को क्यों नहीं देते हैं? एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाई? ये एक मूल प्रश्न है।
अध्यक्ष जी, हमारे देश में जो प्रक्रिया पिछले 2006 से आगे चली है, आगे चल के रंगराजन साहब की रिकमेंडेशन पे 2010 से जो हम लोगों ने एक देश के अंदर वितरण की मूल्य क्या होनी चाहिए उसकी एक ट्रेड पैरिटी प्राइस हम लोगों ने तय किया है। उसी के आधार पे जो मूल्य निकल के आती है उसी को हम उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। उसी में पिछले 3-4 महीनों में सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मूल्य की कटौती हुई उसकी जो फायदा देशीय प्रोडक्ट पे मिली उसके कुछ हिस्सा हमने पहले प्राथमिकता था उपभोक्ताओं को देने के लिए, और हम लोगों ने पिछले 7 महीने में 16 रुपया 29 पैसा पेट्रोल में उपभोक्ताओं को दिए, डीजल में 15 रुपया 4 पैसा दिए। ठहर जाइए, ठहर मैं जाइए। आ रहा हूं विप्लव जी, आप थोड़ा उतावला ना होकर सुने थोड़ा, मैं कह ही रहा हूं। और बाकी ये बात सही है कि सरकार ने 7 रुपया 98 पैसा पेट्रोल में और 6 रुपया 70 पैसा डीजल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। अध्यक्ष जी, मैं बड़े जवाबदेही के साथ, बड़े जिम्मेदारी के साथ आपके सामने उल्लेख करना चाहूंगा, क्या देश में विकास नहीं होनी चाहिए, रास्ता नहीं बननी चाहिए, गरीबों को पीने की पानी नहीं मिलनी चाहिए? इस व्यवस्था के लिए अवसर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपनी टैक्स व्यवस्था करती है। पहले हमने उपभोक्ताओं को दिया, कुछ पैसा बचत करके विकास के काम के लिए देश जब नीति बनाएगी एक आइसोलेशन में दिखा नहीं जा सकता है। बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए, सत्यव्रत जी बैठ जाइए प्लीज। पंडित जी, आपके समय की एक्साइज ड्यूटी है, आपकी पंत प्रधान यहाँ बैठे, पूर्व पंत प्रधान बैठे हैं, उनको पूछिए एक्साइज ड्यूटी कहां तक थी। भाई आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? हमने सरकार केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को पहले महत्व दिया, प्लीज विकास के प्लीज डोंट डू इट, पैसा रखा। यू वांट टू आस्क अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग इन द मेन क्वेश्चन? आई एम सॉरी, देयर इज अ प्रोसीजर बाय व्हिच यू हैव टू गो। ये डिस्कशन थोड़ी है, क्वेश्चन पूछिए। भाई आप बैठ जाइए, आप क्वेश्चन पूछिए ना, डिस्कशन क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन पूछिए भाई प्लीज। नहीं देखिए, अरे ये प्लीज डू नॉट, दिस इज नॉट ऑन रिकॉर्ड। यू फिनिश सेकंड क्वेश्चन प्लीज। माननीय मंत्री जी, अभी आपने बताया कि ख और घ में आपने उत्तर में बताया है और अभी भी आपने बताया है कि पेट्रोल और डीजल में हाल ही में की गई वृद्धियां उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव डाले बिना ही की गई हैं, जबकि अंत के पैरा में आपने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि 7 रुपये 98 और 670 रुपये लीटर बताया है। ये उत्तर में आपके डिफरेंस क्यों है? मैं पूछना चाहती हूं कि इस तरह से जनता को गुमराह करने से जनता के ऊपर असर पड़ेगा। जी, हमने कोई गुमराह नहीं किया। हमने जो रुपया हमने एक्साइज ड्यूटी में इन दिनों में वसूल किया है उसको हमने पेट्रोल में 7 रुपया 98 पैसा और डीजल में 6 रुपया 70 पैसा हमने लिया। यह विनम्रता से मैं सदन को बताया। थैंक यू। श्री प्रफुल्ल पटेल। Mr. Chairman, sir, listening to the answers, I just want to be very brief in 2 parts. Will you then therefore, by increasing the excise duty from time to time, acknowledge that you have not deregulated the sector? You first say that you have deregulated the prices of diesel and petrol and they are linked to market forces. So on the other hand, you arbitrarily decide to increase the rates of excise duty. So please acknowledge or admit that there is no deregulation in this sector. At least that is part 1 of my question. The part B, sir. One question. No, this is it's actually more a comment, but let him acknowledge whether they have genuinely deregulated the sector or not. Part B, sir, it's a matter of interest for most people here in the house. In Delhi, say petrol is available around 53 rupees a litre, around that. Mumbai, it is around 65 rupees a litre. Mumbai is a port. Mumbai is where the refining takes place.
and the products have to move upstream into the other parts of the country. I acknowledge that states have different rates of excise sales tax in various states, and therefore it makes a difference. But 12 rupees between Mumbai and Delhi, is it only because of the sales tax differential, or is it also because of some other expenses which are loaded by the oil refining companies? I must at least know that, because I cannot believe that 12 rupees can only be on account of the differential of sales tax, because there is also sales tax in Delhi. There is sales tax in other parts of the country. Other states also levy sales tax. So how much can be the difference? On which basis is this pricing being differentiated between Mumbai and Delhi? अध्यक्ष जी, दो ही सप्लीमेंट्री उसमें आ गया है। पहला सप्लीमेंट्री का मेरा ये उत्तर रहेगा कि ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है कि क्या डीरेगुलेशन ये डीरेगुलेशन है। सरकार ने बहुत सोच समझ के इसको जिम्मेवारी के साथ डीरेगुलेट किया है। सरकारों के पास अधिकार रहती है जनहित में बीच बीच में उसमें टैक्स को बढ़ाना घटाना। नहीं प्लीज, ये सब्जेक्टिव, ये प्रफुल्ल भाई जैसे विद्वान तो मैं हूं नहीं, उसको कैसे इंटरप्रेट करे। एक दूसरी मैं माननीय सदस्य और मेरे बड़े भाई को याद दिलाना चाहूंगा कि ये विषय जो राज्यों के अंदर टैक्स वेरिएशन होती है, एक दिल्ली में क्यों एक रेट, महाराष्ट्र में क्यों एक रेट है, अभी अभी उनकी सरकार वहां से विदा ली है। जो डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स अलग वैट के बावजूद महाराष्ट्र में एक एलबीटी लगा के रखा है। एलबीटी इज द प्राइमरी रीजन फॉर द हायर टैक्स, हाई प्राइस रीजन इन महाराष्ट्र। No, please. Maharashtra. Now, Prafulji, this is not a Primarily, discussion. Mumbai is higher primarily due to LBT. No, this is not a discussion. No. Sorry, honorable member. Please. This is, quoted. Let him quote. He quoted Mumbai. I am answering. If you are not satisfied with the answer. Due to LBT by your region, this is a... Talk about any other state. राज्यों की अलग अलग टैक्स प्राइस होती है। मैं कह रहा हूँ ना, राज्यों की अलग अलग टैक्स रीजन अलग अलग प्राइसिंग होती है। मुंबई में इसीलिए महंगा है, मुंबई में एलबीटी है। मैं आपने मुंबई का नाम लिया, मैंने मुंबई का उदाहरण दिया। मैं कहा ना, let's not get into this discussion. Precious time is being lost. Please. No, I'm on a very limited point. I'm sure it engages the entire house. The differential of price at a port where there is the refinery is also there, the same product has to move upstream into Delhi or North India, and that product, even if there is a differential between the state of say Gujarat and Delhi, why would the difference be so much? I only wanted an answer as to what is the reason. It may be different. It could be 10 reasons. I only wanted to know what the reasons are. That's all I'm saying. I'm not criticizing. I want to know what is the reason. All right. अध्यक्ष जी, ये बहुत स्पष्ट विषय है कि राज्यों के अंदर अलग अलग वैट पैटर्न है। ये एक प्रमुख कारण है अलग अलग प्राइस मैकेनिज्म होने के लिए। दूसरी, कुछ विषयों पे जो जिस पॉइंट से उसकी रिफाइनिंग पॉइंट है, जैसे फिर मैं कहूंगा महाराष्ट्र में डबल एंट्री है टैक्स की, दोबारा लिया जाता है टैक्स को रिफाइनरी में आने में एक बार, जाने में एक बार। इसीलिए प्राइमरीली मैं वही कहा ना, राज्यों की कृषि की बैंडविड्थ जीएसटी में हमने निवेदन किया है, इसको एक 5 से 10 करिए, 10 से 15 करिए। लेकिन कोई राज्यों में ये 0 है, कोई राज्य में ये 5 है, कोई राज्य में ये 25 है। ये प्रमुख कारण है राज्यों के अंदर अलग अलग मूल्यों के लिए। श्री राजीव चंद्रशेखर। Sir, thank you, sir. My question is a very specific question. Will the minister kindly enlighten the House on what is the total savings in the import bill in the period between July 14 to February 15 compared to the period last year? What is the total quantum of savings? And could you please enlighten us on where the savings has been distributed? How much to the consumer? How much to the oil marketing companies? And how much elsewhere into the budget? Thank you, sir. अध्यक्ष जी, इस बार थोड़ा मैं उनको माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि इंपोर्ट में सेविंग इस बार इस प्रकार की कैलकुलेशन नहीं हो रही, मैं उल्टा कहूं नुकसान हुआ है। हमारी जो प्रोडक्ट खरीदा गया था ये उस समय की रेट पे खरीदा गया था। $60, $70, $80, $90 की टॉन कॉन्ट्रैक्ट की इसके अंदर है।
अभी इस साल की इस आर्थिक वर्ष में जब पूरा होगा उसकी कैलकुलेशन करना। इस बार अभी तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेंट्री लॉस है। कुछ विषय पे डीरेगुलेशन के कारण सरकार की सब्सिडी में बचत हुई है, लेकिन क्रूड ऑयल प्रोक्योरमेंट में इस बार अगर हम उसको व्यवसायिक कन्वर्ट करेंगे, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की नुकसान हुई है। Shri P. Rajiv. The consumer is not getting the benefit of the decrease of price of crude oil. Yesterday I got an answer from the finance ministry to my answer question. The additional revenue to the government due to the increase of excess duty is 22,000 crore rupees, sir. That is the reality. Sir, in 2007, the crude oil price is $64. At that time, the petrol price is 42. Now, the crude oil price is $55.15. If we keeping the same pattern, the petrol price should be 36 rupees. And at the 2007, the diesel price is 30 rupees. If we keeping the same pattern, the diesel price should be at 25 rupees. Now it is 46.62. In 2007, the LPG price is 281 rupees, sir. If we are keeping the same pattern, the price should be at 242 rupees. Now it is 450 rupees. Then what prevent the government to transfer the benefit to the common man due to the decrease of price of crude oil? Why they are not similar with the 2007 price of petrol, diesel and LPG, sir? मैंने पहले भी किया है। मूल विषय है कि जिस प्रकार की प्राइस मैकेनिज्म हम 2010 से आगे, मैं बहुत पुराने नहीं जाऊंगा, एक बार मेरे को याद है माननीय वरिष्ठ सदस्य सीताराम जी ने इसी विषय को उठाया था कि मूल तो इस देश में एक एकेडमिकल डिबेट चले, इकोनॉमिक डिबेट चल रही है कि इसकी प्राइस मैकेनिज्म कैसे हो, क्या ये कॉस्ट प्लस हो या ये एक इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रखते हुए करेंगे। सरकार ने 2010 में 10 से जो आगे जो फॉर्मूला लिया है, ये टीपीपी की रूट को लिया है, ट्रेड पैरिटी ऑफ प्राइस में लिया है, उसी को हमने आगे किया है। इसी के हिसाब से जो पैसा बचत हुई पहले हमने ग्राहकों को दिया, कुछ पैसा हमने सरकार की तिजोरी में भी रखा। सरकार की तिजोरी की पैसा औसत लोगों की काम पे भी आती है। प्लीज माननीय मंत्री महोदय इस बात के भी गवाह है ना। सुनिए सर, नाम लिया सर, मैं हैव द राइट टू वो एक उस समय जब हमने इस सवाल को उठाया था, आपने हमारी पूर्ण समर्थन की। आपने हमारी पूर्ण समर्थन की, ये कहते हुए कि इंपोर्ट पैरिटी प्राइस नहीं होना चाहिए, ये अपने देश के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा रिफाइनिंग, उसको जोड़ना चाहिए। यचूरी जी, that is history. No, not history, sir. I just want to know. Sir, that's not history. I just want to know at that point of time. No, sir, please, it's a common sense, sir. If something, I import something, I refine it, then what should be the cost? What is the cost of refining that product? Why are you maintaining this import parity price? You can raise that subject separately with the denying our people the benefit. Thank you. He referred to. I haven't given you a supplementary. Sir, thank you. Sir, this is not fair. You should answer. You should answer. I'm sorry, I can give only 3. Please, if anyone wishes to have a discussion on this, please give notice for it. It will be considered. Thank you. And I am disallowed. Please, I have to rotate supplementaries. Please understand. Question 21. Let the answer. Question. Just a minute. You intervened and got your share. I'm sorry, we can discuss it separately. Question 21. Yes, thank you. पटल पर रखा गया है। आप सप्लीमेंट्री पूछिए। भाई प्लीज is that none of us is satisfied. We are not satisfied with the minister's reply, so we will seek your indulgence and we will move the notice for a discussion. Please do. The answer is not satisfactory and the House is not satisfied. If the reply is incorrect, factually, please raise a question. मगर आप बीच में फिर आगे सभी मेंबर्स को मौका दिया।
इस पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, देखिए सत्यवान जी, प्लीज अपोजिशन पार्टी की तरफ से प्लीज आप किसी को मौका भी नहीं देना चाहते। प्लीज 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 आप has the answer been given? Yes. Supplementary one. Yes, sir. Steel Authority of India Limited is in the process of investing about 11,000 crore as per their ongoing phase of modernization and expansion of Bokaro Steel City plant and mines in Jharkhand. I want to ask Honorable Minister whether this will include that the government will look into long-standing displacement problem in Bokaro Steel City and because of these mines. माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, बोकारो स्टील प्लांट में आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण का काम हो रहा है, वहाँ विस्थापन की जो समस्या का जिक्र किया है, उस पर निश्चित रूप से हम लोग ध्यान देंगे। दूसरा प्रश्न। दूसरा पूछिए आप। Sir, I have been told that this process doesn't include revival of Sindri unit of Fertilizer Corporation of India Limited, and SAIL explored the possibility of revival of Sindri plant, but due to non-availability of minimum of 3,247 acres of contiguous and encroachment-free land, the project could not be pursued further. The government is considering other alternatives for revival of fertilizer unit at Sindri. I want to ask the Honorable Minister, what are those possibilities? माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो कहा है वो सत्य है। 2011 और 2013 में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट को पुनरुद्धार किया जाए, इस मामले में एक निर्णय हुआ और सेल को ये जवाबदारी दी गई। फिर सेल ने और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, इन सब लोगों ने स्थल का निरीक्षण किया। सेल को जब स्टील प्लांट वहाँ लगाना था तो उसके लिए भूमि की आवश्यकता थी। फर्टिलाइजर प्लांट के लिए भूमि की उपलब्धता है, लेकिन पावर प्लांट के लिए भूमि की आवश्यकता थी और वो भूमि 3247 एकड़ के आसपास आवश्यकता थी। जब वो भूमि की उपलब्धता नहीं हुई तो निश्चित रूप से सेल ने जो अपना विचार था उसको स्थगित कर दिया, क्योंकि स्टील प्लांट लगाना है तो 3000 एकड़ से अधिक भूमि की आवश्यकता होगी ही। वहाँ पावर प्लांट लगाना है तो भूमि की आवश्यकता होगी ही। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास भूमि है, लेकिन वो भूमि पूरी तरह अतिक्रमण है और वो भूमि काम करने के योग्य इस समय नहीं है और इसलिए सेल ने अपने विचार को स्थगित किया। फर्टिलाइजर मंत्रालय चूँकि इस यूनिट को रिवाइव करना चाहता है, क्योंकि जगदीशपुर से हल्दिया तक गैस पाइपलाइन जा रही है और उस क्षेत्र में विकास की दृष्टि से भी आवश्यक है और रसायन और उर्वरक मंत्रालय अपने सिंदरी यूनिट को पुनरुद्धार करने की दृष्टि से विचार कर रहा है और कार्रवाई कर रहा है। थैंक यू। श्री रोपल्लो। Steel Authority of India is one of the vital factor of the Indian industry, Indian economy, and it is a very important ingredient of the base of the Indian industry. Besides Jharkhand, Steel Authority of India is having role across the country in states like Telangana and Andhra Pradesh. It is having very important involvement. I would like to know from the Honorable Minister, what is the basis of Steel Authority of India in evolving and planning for the expansion and investment proposals while taking up the projects in states like Telangana and Andhra Pradesh besides Jharkhand? माननीय सभापति जी, जैसे कि सदस्य ने कहा कि सेल एक महत्वपूर्ण संस्थान है और अर्थव्यवस्था में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। सेल ने अपना आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण की योजना
का प्रथम चरण प्रारंभ किया, जिसमें लगभग 72,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और वह काम अंतिम चरण में है। सेल अभी 13 मिलियन टन का स्टील का उत्पादन करता है। एक्सपांसन और आधुनिकीकरण पूरा होने के बाद इसकी उत्पादन क्षमता 23 मिलियन टन हो जाएगी। सेल 2025 तक 50 मिलियन टन क्षमता स्टील उत्पादन की करे, इस दृष्टि से उसने अपनी योजना बनाई है और सेल इस बात का भी प्रयत्न कर रहा है कि हम जहां ओर की अधिक उपलब्धता है ऐसे राज्यों में हम एसपीजी राज्यों के साथ मिलकर बनाएं और स्टील के उत्पादन में अपना योगदान दें। श्री हरिवंश। आपके माध्यम से इस्पात मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस्पात मंत्री को इस बात की सूचना है कि उनके ही एक कलीग मंत्री ने 30 नवंबर को धनबाद में आई कोर्ट से सिंदरी कारखाने के बारे में कहा, सिंदरी खाद कारखाना खुलेगा, सिंदरी पूरे पूर्वी भारत का यूरिया फर्टिलाइजर का हब बनेगा। आपकी सूचना के लिए 1992 में यह कारखाना बीएफआईआर को रेफर हुआ, 2002 में बंद हुआ। तब से लेकर अब तक जो हमारे रसायन मंत्री हुए या इस्पात मंत्री, वो लगातार घोषणा करते रहे कि यह और बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना खुलेगा, पर आज तक कुछ हुआ नहीं। क्या हमें एहसास है कि मंत्रियों के इस तरह के बयान से राजनीति की या व्यवस्था की साख कैसे खत्म होती है, या ऐसे बयान देने के बाद किस तरह कदम उठाए जाते, वो भी जनता को बताया जाना चाहिए। थैंक यू। माननीय सभापति जी, मुझे ज्ञात नहीं है किन मंत्री ने बयान दिया, लेकिन मैंने सदस्य की भावना के अनुरूप पहले ही उत्तर में बताया है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट को पुनर्जीवित करने की दृष्टि से विचार और कार्यवाही दोनों कर रहा है, जो प्रचलित है। No, प्लीज। श्री गुलाम रसूल बलियावी। अभी जो फर्टिलाइजर वाली बात चली है और इस पर जो चर्चा हुई, हमें याद है कि आज भी माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, उस जमाने में बरौनी के फर्टिलाइजर को चालू करने के लिए धरना पर भी बैठे थे। और जैसा कि हरवंश बाबू ने बताया है, ये लगातार चाहे झारखंड चाहे बिहार, बरौनी और सिंदरी फर्टिलाइजर पर लगातार बयानबाजी हो रही है और जनता पूछती है। तो ये जो कहीं ना कहीं एक शुभा और संदेह है कि छलने वाली, तो इस सिलसिले में कोई ठोस सदन को जवाब मिले ताकि जनता भी इससे अवगत हो सके कि क्या ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा। थैंक यू। बता दिया पहले। माननीय सभापति जी, मैंने वैसे पहले उत्तर में बता दिया है और मैं सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि पहले जो भी हुआ हो, लेकिन नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर जगदीशपुर से हल्दिया तक जाने वाली गैस पाइपलाइन का पूरा उपयोग हो, उस पूरे परिक्षेत्र में औद्योगिकरण हो, इस दृष्टि से गंभीर प्रयत्न हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मिस्टर रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर Sir, according to the annexure. Just 1 minute, let the answer be given. उत्तर सभापटल पर रखा है। Do you have any supplementaries? Chairman sir, according to the annexure, all major airport and some minor airport, these breaches are there. After safety audit also, still security breaches are everywhere. Sir, my question is, the private aircraft, 556 instances, they are floating safety norms. And what the government is going to do? One, cyber crime is on the rise in our country. How much the security alert there and how much personnel are trained to handle this cyber security in this country? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, उन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है। जो दूसरा सप्लीमेंट्री पूछा है इसके रिलेटेड नहीं है। उन्होंने स्पेसिफिक पूछा है कि एयरपोर्ट पर कितनी घटना घटी
और उसके स्टेप क्या लिया जाए। दूसरा, पॉलिसी के बारे में कुछ पूछा नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा एक बात बताऊंगा कि जो एयरपोर्ट की सुरक्षा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में आती है और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन नॉर्म्स के अनुसार आती है। हमारा गृह मंत्रालय पूरे देश में 98 एयरपोर्ट्स है, उसमें से 26 हाइपर सेंसिटिव है, 56 एयरपोर्ट सेंसिटिव है और 16 नॉर्मल है। गृह मंत्रालय इसके लिए CISF जवानों की 24,000 जवान रखे हैं 59 एयरपोर्ट पर। हर एयरपोर्ट पर RP की सर्वेलेंस सिक्योरिटी होती है और ऑडिट भी होता है कि जो भी किस्सा बनता है तो उसका ऑडिट भी होता है। 2 एयरपोर्ट पर NSC और SCAL में अफसर भी रखे गए हैं। आपने जो पूछा है कि 30 घटनाएं कौन से एयरपोर्ट पर बनी, उसका भी मैंने लिस्ट तैयार किया। आपने स्पेसिफिक पूछा है कि कौन सी डेट पे घटना घटी, तो भुवनेश्वर में 2011 में एक घटना घटी थी। साइबर इनका जो हमको प्रश्न पूछा है स्पेसिफिक पूछा है, उनके रिलेटेड नहीं है। It is security breaches. Please read the question. Yes, sir. Cyber security breach. How many have happened? Security breach. Security breach. सिक्योरिटी भी इसके बारे में साइबर का नहीं। No. Please read the question. Supplementary can only flow out of the main question. The question is on security breaches At Indian airports. Correct. So the supplementary is on the question of cyber security breaches. Where? It got Indian airports. At the Indian airport, domestic airports. The question is specific to the cyber security. All right. Okay. All right. Okay. स्पेसिफिक क्वेश्चन है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ पूरे देश के लिए। Cyber security means on the website of the airport there is an encroachment. There is somebody who logs into the website and gives wrong information and creates a security encroachment. What is the steps government is contemplating All right. to take? Let the honourable minister answer. सभापति महोदय, जैसा माननीय सदस्य श्री सीताराम जी येचुरी ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इस समय इस देश के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। केवल एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी की दृष्टि से ही नहीं बल्कि सारे देश की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए हैं और साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से मैंने एक कमेटी भी इसके लिए बना दी है जिसमें कि बहुत अच्छे जो एक्सपर्ट्स जो इस क्षेत्र में एक अपनी साख रखते हैं जिनकी ताकि वह कंट्रीब्यूट कर सकें और अपने देश की साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को और अधिक हम स्ट्रेंथन कर सकें और उसे टाइम बाउंड हमने किया है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि शायद आगामी 3 महीने के अंदर उनकी रिपोर्ट आ जाएगी और इस संबंध में कदम उठाएंगे। Let him ask his second question. लाइए इसके लिए जो प्रबंध करना है, ये आश्वासन आप दे दीजिए। Thank you. What's the second supplementary, please? No, Minister should take note of the Home Minister's statement. Sir, my second question. Is it true that government is planning to hand over some portion of the security to the private security people? So private security is the government is trying to hand over the airport to private security people. कोई प्रपोजल नहीं है, कोई प्राइवेट को देने का सवाल ही नहीं है। हमारा गृह मंत्रालय और राजनाथ सिंह ने जो मीटिंग किया है उसमें पूरे देश को फायदा होगा, ऐसा साइबर के लिए हम टीम बनाया है। Thank you. Shri P. Rajiv. Thank you, sir. Now, I read in newspaper, some persons are enjoying benefit, not going to the frisking in the airport. Whether some bureaucrats, including home secretaries, are enjoying to not going to the frisking, and some persons like not holding any offices, enjoying these rights. अकॉर्डिंग टू रूल से चलता है, दूसरा कोई ऐसा कोई योजना नहीं है।
जो सब कुछ होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स होता है। No, no, that's okay. My question is very specific, sir. I need your protection. Please ask a specific question. Ask very specific The question should have been, is there an amendment, change, modification? Yes. In the existing list of exemptions? My specific question, any bureaucrats now included in this special category and any other individual who are not holding offices still enjoying as per this new directions? कुछ नहीं है। Question are over. House is adjourned till 2 p.m.